हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार सर, एक बार फिर स्वागत है आपका। और आज का विषय बड़ा दिलचस्प है। हाल ही में 6वां गोयनका अवार्ड व्याख्यान था जिसमें मोदी जी भी गए थे। उन्होंने वहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात की। उन्होंने गुलामी की मानसिकता को लेकर के बात की थी और उसकी जड़ें उन्होंने मैकाले की शिक्षा व्यवस्था में देखी हैं। उन्होंने देश से अपील भी की है कि अगले दशक में हमें इस गुलामी की मानसिकता से निजात पानी है, क्योंकि 2035 में ये शिक्षा नीति लागू हुए करीब 200 वर्ष हो जाएंगे। इस उपलक्ष्य में ये सारी बातें चल रही थी। इसके अलावा वो आश्चर्य व्यक्त करते हुए ये भी कहते हैं कि ऐसा मैंने अभी तक कोई देश नहीं देखा आज तक कि जो अपनी स्थानीय भाषाओं को जो है हीन भावना से देखता हो। तो ऐसे में मेरा आपसे सीधा सवाल है, क्या भारतीय अपनी स्थानीय भाषाओं को हीन भावना से देखते आए हैं? अगर देखते आए हैं तो इसका सबसे बड़ा सबूत क्या है? देखिए, सबूतों के नाम पे तो इस मामले में बहुत सारी चीज़ें हैं। और जैसा कि अपनी भाषाओं को लेकर के अगर हम बात करें वर्तमान की, तो वर्तमान में भी बहुत सारे रीज़न हैं हमारे पास में, बहुत सारे इंसिडेंट्स जो मिल जाएंगे। इसके अलावा ये इंसिडेंट्स स्वतंत्रता के बाद से ही चले आ रहे हैं। ये स्थितियाँ बहुत ज़्यादा खास रहेंगी। और जैसे कि कुछ चुनिंदा आपको बताऊँ मैं एग्जाम्पल्स इस मामले में कि क्या क्या खास है इस दौरान, क्योंकि वैसे तो बहुत सारे बताए जाएंगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, लेकिन फिर भी इस मामले में कुछ खास बातों को हम ले सकते हैं। जैसे कि हाल की मैं बातें लूँ अगर, तो हमारे देश के अंदर एक मानसिकता जो है पता लगी है दक्षिण भारत से। वो ये पता लगी है कि वो लोग अंग्रेज़ी बोलना, अंग्रेज़ी सुनना तो पसंद करते हैं, लेकिन उन लोगों को हिंदी से कोई लगाव नहीं है। या तो उन लोगों का पहलू ये है कि आप हमारी भाषा बोलिए या फिर इंग्लिश बोलिए, इसके अलावा वो हिंदी या किसी और भाषा को स्वीकारना नहीं चाहते। जैसे कि तमिलनाडु में हमने बहुत इंसिडेंट देखे। इसके अलावा महाराष्ट्र में ये इंसिडेंट हुए, कर्नाटक के अंदर इंसिडेंट हुए हैं, बस कंडक्टर तक को मारा गया इस मामले के अंदर। और बहुत सारे वीडियोस वायरल हुए जो पिज़्ज़ा बॉय को लेकर के या लोग आपसी विवादों को लेकर के, वो चीज़ें आगे बढ़ी बहुत ज़्यादा। वहाँ लोगों का ये कहना है कि आप हमारी भाषा ही बोलिए, वो ज़रूरी है, और उनका ये भी कहना है कि आप हिंदी मत बोलिए। तो हिंदी को लेकर के एक बहुत ज़्यादा हीन भावना हमें दक्षिण भारत में देखने को मिलती है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं पुराने उदाहरणों की, स्वतंत्रता के बाद हम लोगों ने क्या गड़बड़ की। दरअसल हम लोग तुरंत चीज़ें बदली हमारी। 1947 में आज़ादी के बाद हम लोगों ने स्वतंत्र भारत के लिए जो कल्पना की थी, उन चीज़ों को हम साकार करना चाहते थे, और सबसे पहला ये काम हमने संविधान बनाते हुए किया। जिस समय हम लोगों ने संविधान तैयार किया, उस समय हमने कुछ ऐसे पहलू शामिल कर दिए जो पहलू आज तक व्यवस्था में है। ठीक है। इस मामले में अगर हम लोग संविधान के अनुच्छेद 343 को पढ़ते हैं, तो संविधान का अनुच्छेद 343 ये कहता है कि शुरुआती तौर पर अंग्रेजी को सहयोगी भाषा स्वीकारा गया था। कहा गया था कि 15 साल तक रखेंगे, बाद में इसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा, एक खास पहलू जी। लेकिन इसके बाद 1963 में आता है हमारा भारतीय राजभाषा अधिनियम। अच्छा। और उसके बाद उसने अंग्रेजी का जो साथ था उसको अनिश्चित काल तक के लिए बढ़ा दिया गया। ये पुरानी चीज़ें थी जो आगे बढ़ी। केवल बात यहीं तक ही नहीं है, हम लोगों ने कुछ गलतियां और भी की। अगर बात भारत की थी, बात भारतीय भाषाओं की थी, तो हमें चीज़ें थोड़ा अलग रूप से सोचनी चाहिए थी। लेकिन संविधान के ये अनुच्छेद अगर हम 348 और 349 पढ़ें, ये दोनों ही अनुच्छेद ये बताते हैं कि अगर भारत में कोई भी शासकीय काम होगा तो उन जगह पर अंग्रेज़ी को प्राथमिकता मिलेगी, ना कि भारत को। इवन यहाँ पर क्लियरली ये तक लिखा गया है कि भारत सरकार के सारे काम, अध्यादेश, विधि, डिक्री जो भी उसको पास करना है, वो सब अंग्रेज़ी भाषा में लिखा जाएगा और अंग्रेज़ी ही आधिकारिक पाठ होगा। हालांकि इसको ट्रांसलेट करके हिंदी में लाया जा सकता है, और हिंदी की वैल्यू भी उन्होंने बराबर दी, लेकिन प्रायोरिटी उन्होंने अंग्रेज़ी को दी। और जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ लिखा हुआ है कि अंग्रेज़ी का पाठ आधिकारिक होगा। और केवल ये बात यहीं तक सीमित नहीं है। अगर हम लोग बात सुप्रीम कोर्ट की करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट का भी पूरी की पूरी जो कार्रवाई होती है वो केवल और केवल अंग्रेज़ी में चलती है। वहाँ आम जनता को पता ही नहीं चलता कि हमारे देश की न्यायपालिका क्या काम कर रही है, किसके लिए काम कर रही है, कैसे काम कर रही है, उसको चीज़ें पूरी तरह समझ में ही नहीं आती। आम व्यक्ति जो भाषा को नहीं समझता, बस वो देखता है, एक तरफ वकील कुछ बोलते हैं, दूसरे वकील कुछ बोलते हैं, जज साहब कुछ फैसला सुना के चले जाते हैं, और उसके बाद चीज़ें अटकी पड़ी रहती हैं। व्यक्ति दिखता रहता है और कुछ सारी चीज़ें क्लियर नहीं होती। ये हमारे देश की खास बात है। और इतना ही नहीं, बल्कि जुडिशरी में हम लोअर कोर्ट्स को भी देखें, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स को भी, तो वहाँ भी यही पैटर्न है। जिस व्यक्ति का मामला वो जानता ही नहीं है कि क्या बातचीत हो रही है, मेरी फाइल में क्या लिखा हुआ है, सारी कार्रवाइयाँ इंग्लिश में चल रही हैं। हालांकि इस दौरान राज्यों को बोला गया कि आप अपने स्तर पर किसी भाषा को स्वीकार सकते हैं। ये भी पता लगता है कि हम लोगों ने कहीं ना कहीं अपनी भाषाओं को सेकेंडरी रखा है, अंग्रेजी के मामले में अंग्रेजी को प्रायोरिटी दी है। तो ये मामला मैकाले का है या जो भारत स्वतंत्रता के बाद में जो भारतीय एलीट क्लास जो निकल के आई उसका मामला है कि उसने अंग्रेजी थोपी, वो उसी भाषा में दक्ष था इसलिए उसने अंग्रेजी थोप दी? देखिए, दरअसल कई सारी चीज़ें थी। पहली बात तो अचानक से ट्रांजिशन हुआ, तो ट्रांजिशन कभी भी अचानक नहीं हो सकता। मतलब हम लोगों को स्वतंत्रता तो मिल गई, हम लोगों को टाइम फ्रेम वगैरह पता है कि 1947 में हुआ, लेकिन अब जो संक्रमण होना था वो संक्रमण हमेशा धीरे धीरे होता है।
तुरंत नहीं हो सकता। लेकिन इस दौरान जो कुछ गलतियां थी, वो गलतियां ये रही कि हम लोगों ने अंग्रेजी को प्रायोरिटी दे दी। हमें उस दौरान ये प्रायोरिटी रखनी चाहिए थी कि भारत की भाषा क्या है, ठीक है, जो भी चीज़ें अंग्रेजी में अवेलेबल है हम उनको ट्रांसलेट करवा सकते थे, उनको ट्रांसलेट कराने का मामला पहला होना चाहिए था। लेकिन हम लोगों ने कहा कि अंग्रेजी में चीज़ें होंगी और उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया जाएगा, जो कि एक दूसरी स्थिति को दिखा रहा है। और यहीं पे ही वो जड़ जो रखी गई थी, वो यही नींव रख दी गई थी कि भारतीय भाषा सेकेंडरी रहेगी। इसके बाद दरअसल क्या हुआ कि जहाँ पर ये काम हुआ, वहीं दूसरा पहलू, राज्यों को अपनी अपनी भाषाओं के मामले में स्वायत्तता दी गई कि आप अपने कार्य की भाषा चुन सकते हैं। हाँ। यहीं से भारत भाषाओं के आधार पर बैठा। और हमने ये भी देखा कि जहां एक तरफ हमारी सरकार ये चाहती थी कि भारत के राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर ना हो, फिर भी राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर ही हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि लोगों ने देश के ऊपर जाकर के अपनी भाषा को प्रायोरिटी दी। वरना प्रशासनिक आधारों पर भी चीज़ें व्यवस्थित की जा सकती थी, लेकिन सबका मुद्दा भाषा पर हो गया कि हमारी अपनी भाषा पहले है और हम उसी के आधार पर प्रायोरिटाइज करेंगे अपनी चीज़ों को। तो फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश का गठन सबसे पहला उदाहरण था। तमिलनाडु तमिल से जुड़ा हुआ है, और ठीक इसी प्रकार के उदाहरण हमें दक्षिण भारत में भी देखने को मिल जाते हैं। तो फिर यहाँ पर ये भी तो मुद्दा आ सकता है कि यहाँ फिर वो मामला रहा ही नहीं गुलामी मानसिकता वाला, जो गुलामी की मानसिकता है। यहाँ तो स्थानीय भाषाओं की जब बात चल रही है तो वो स्थानीय भाषाओं का गर्व कर रहा है, तो यहाँ तो अंग्रेजी का मामला रहा ही नहीं। तो फिर आप कैसे कह सकते हैं बात? अब इसी वाली स्थिति में जो एक गड़बड़ है वो हम लोग भूल रहे हैं। हम लोग मेनली प्रायोरिटी पे हम लोग भारत के नागरिक हैं, हमारे लिए भारत पहले, और ये देश एक संविधान एक विधान की बात करता है। लेकिन हम लोगों ने खुद को अब भाषा और क्षेत्र के आधार पर बांट दिया। ठीक है। और अब जब हम खुद को क्षेत्र के आधार पर बांट रहे हैं, परेशानी यहाँ भी नहीं है, लेकिन दिक्कत यह है कि भारत को अब एक करने वाली भाषा कौन सी है और कौन सी भाषा को हम साथ लेके चल रहे हैं। अगर आज भी आप दक्षिण भारत में जाकर के कोई भी हिंदी भाषा या भारतीय भाषा बोलते हैं, वो लोग उसका विरोध करते हैं। मेनली विरोध तो हिंदी को लेकर के उनके मन में, और उनके हित ये है कि आप हमारी भाषा बोलिए, आप हिंदी नहीं बोलिए, हिंदी बोलेंगे तो विरोध होगा। लेकिन एक दूसरा एस्पेक्ट और है, अगर आप अंग्रेजी बोलते हैं तो वो चीज़ों को स्वीकारते हैं। यहाँ भी हमारी भाषाएं जो है वो हीन हो गई हैं। तो फिर यहाँ पर ये भी तो हो सकता है, जैसे वो कह रहे हैं कि आप हमारी भाषा बोलिए, दूसरी तरफ का पहलू देखें अगर हम, तो हम नॉर्थ वाले भी तो यही कह रहे हैं कि हमारी भाषा बोलिए हिंदी, क्योंकि हम हिंदी जानते इसलिए आप हिंदी बोलिए। अगर वो ऐसा कहते तो गलत क्या है इसमें? देखिए, इस दौरान ना गलतियां जो हैं वो पॉलिसीज में हुई हैं। हाँ। आप पॉलिसी मेकिंग कर ही नहीं पाए जो भारत को एक भाषा के सूत्र में बांध पाए। हाँ। और जब से संविधान बना, संविधान के बाद नीतियां ऐसी आई है कि हम लोगों ने अगर भारत को एक करने की कोशिश भी की है तो वो अंग्रेजी भाषा के आधार पर की है। अब जैसे कि हम दूसरे देशों का उदाहरण अगर लें, दुनिया के अंदर आप तमाम देशों में चले जाइए। हाँ। रशिया एक बहुत बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है, बहुत सारे अलग अलग प्रांत हैं, राज्य बटे हुए हैं। इसके अलावा यूरोपियन कंट्रीज में आप चले जाइए, वो लोग अंग्रेजी के साथ बंधित हैं, पसंद ही नहीं करते। आप जाइए फ्रांस में आके आप अंग्रेजी बोल के देखिए, आपको जवाब ही नहीं देगा कोई। आप जर्मनी में जाके चले जाइए, पर वहाँ इतनी विविधता भी तो नहीं है ना। देखिए विविधता नहीं है, पर उस सब के बावजूद उन्होंने अपनी भाषा को प्रायोरिटी दी। हम लोगों को शुरुआत से ये पैटर्न अपनाना चाहिए था कि कोई एक भाषा हमारे लिए प्राथमिक रहेगी, उस भाषा के लिए सारी चीज़ें आगे बढ़ाई जाएंगी और उसी भाषा से पूरे देश को एक सूत्र किया जाएगा। भाषा केवल और केवल एक कम्युनिकेशन का माध्यम नहीं है, भाषा संस्कृति का माध्यम भी है। भाषा आपकी पहचान है। अभी वर्तमान में देखिए कि एक समय था जब हमारे देश के लीडर किसी न किसी दूसरे देश में जाते थे, किसी मंच पे जाते थे और मंच पे जाकर अंग्रेजी में भाषण दिया करते थे। आज वो समय है, चाहे आपको समझ आए या ना आए, लेकिन अगर हम बोलेंगे तो हम केवल और केवल हिंदी में बोलेंगे। ये बदलता भारत है, और यही बातें हम लोग को स्वतंत्रता पे समझ लेनी चाहिए थी। कुछ लोग तो इस पर ये भी कहते हैं कि हिंदी पे जो बोल रहे हैं उन्हें अंग्रेजी आती नहीं इसलिए हिंदी बोल रहे हैं। देखिए, ऐसा हर किसी के साथ में नहीं है, बिल्कुल ये बात हम कह सकते हैं, और ये बात सबके साथ में। आप भारत के किसी भी राज्य में चले जाइए, भारत के राज्यों के मामले में एक खास पहलू ये है कि हम लोग स्थानीय भाषा से बहुत ज़्यादा रूबरू रहते हैं, क्योंकि वो हमारी मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा है। ठीक है। अंग्रेजी ना बोलने के देखिए दो पहलू है। पहली बात तो ये है कि हमारा जो देश को अभी तक हम लोगों ने एक जो खास कॉमन लैंग्वेज दी है वो अंग्रेजी ही दी। दूसरा पहलू ये है कि हम क्षेत्रीय भाषाओं को स्थानीय भाषाओं को समझते हैं। तो बात फिर वो ये कि हम लोग जो भाषा के आधार पर देश को एक कर सकते थे, हमने वो पहलू मिस किया। और हम लोगों ने बेशक एक किया, लेकिन वो एक हमने उसको विदेशी भाषा के आधार पर किया। अभी आप भारत के किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, हम ये तो नहीं कहेंगे कि सभी लोगों को अगर अंग्रेजी आती है उनको बाकी भाषाएं भी नहीं आती, लेकिन फिर भी अगर एजुकेशन के सिस्टम में देखा जाए या प्रशासन के मामले में देखा जाए, सबसे ज़्यादा जो काम हो रहा है अंग्रेजी में हो रहा है। अगर लोगों को पढ़ाया जाता है तो अंग्रेजी पढ़ाई जाती है, डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं तो अंग्रेजी मिलते हैं। इवन आज के समय में ये भी देख लीजिए ना कि आज सोशल मीडिया का ज़माना है, एंड्रॉइड फ़ोन सभी के पास में या आईफोन सभी के पास में, पर कौन सी भाषा में यूज़ कर रहे हैं? अंग्रेजी में यूज़ कर रहे हैं। ये भी तो परेशानी की बात है यहाँ पे, क्योंकि भारत को जब हम लोगों ने एक किया तो वो एक जो भारतीय भाषा को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए थी वो हम लोगों ने नहीं दी। हालांकि अगर हम शुरुआत में ही अपने लिए एक नींव रख देते और शुरुआत में बात हो जाती कि हमारे लिए ये भाषा प्राथमिक रहेगी, लेकिन जो स्थानीय भाषाएं हैं वो भी साथ साथ चलेंगी। हम लोगों ने अंग्रेजी के लिए भी तो यही किया। हम लोगों ने संविधान में एक जगह पे ये लिखा
कि हमारे लिए हिंदी मुख्य है, लेकिन अंग्रेजी 15 साल तक साथ चलेगी। लेकिन दूसरी जगह हम लोगों ने ये लिखा कि जो कोई भी कार्य किया जाएगा वो सारा का सारा कार्य अंग्रेजी में होगा, लेकिन उसका अनुवाद हिंदी में आ सकता है और उसको भी आधिकारिक मान्यता मिलेगी। हम लोगों ने यहाँ पर ये क्यों नहीं किया कि हम किसी और भारतीय भाषा को, या सबसे बड़ा वर्ग जो भाषा का था उस समय, उस भाषा को हम केंद्र में रखते, सबसे बड़े वर्ग को केंद्र में रखने के बाद हम अपनी नीतियों को तैयार करते और ये सारे प्रावधान बनाते। उस जगह पर हम सेकेंडरी किसी ना किसी और भारतीय भाषा को या स्थानीय तौर पर सबकी अपनी अपनी भाषा को सेकेंडरी बना देते और हम ये कह देते कि दोनों को ही पूरी तरह से आधिकारिक मान्यता मिलेगी। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ कुछ गड़बड़ होती। तो क्या इसके लिए मैकाले की शिक्षा नीति दोषी है? देखिए, मैकाले ने नींव रखी, पर हम अपनाया तो हमने खुद, अपनाया ना अपनाना वो अपने हाथ में होता है। और मैकाले की शिक्षा नीति वहीं तक थी जहाँ तक अंग्रेजी कार्य हो रहे थे। जब आपने स्वतंत्रता ले ली, जब आप ये कह रहे हैं कि हम सारा काम अपने हाथ से करेंगे, अपने संविधान से करेंगे, यहाँ हम लोग पूरी तरह स्वायत्त भी होंगे और स्वतंत्र भी होंगे। जब आपको इतना सब कुछ मिल गया, जब आपने पूरे देश के लिए संविधान तैयार कर दिया और संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान बनाया, तो क्या आप भाषा के लिए प्रावधान नहीं कर सकते थे? ये बात कहीं ना कहीं आपस में तर्कसंगत नहीं हो रही है। नहीं, किया तो है, पर हम स्वीकार नहीं कर पा रहे ना उस चीज़ को। उसको स्वीकार करने के पीछे का रीज़न वही है कि हम लोगों ने प्रायोरिटी अंग्रेजी को दे दी है। और शुरुआत में ही जब संविधान बना था, उसी जगह अगर हम लोग इसकी नींव रख देते और पहले ही कह देते कि स्वीकारना होगा आपको, संविधान ये कहता है। और वो समय का भारत था जो सभी बातों को स्वीकार रहा था और संविधान को उसने पूरी तरह से स्वीकारा। अगर हम बात करें 1950 के भारत की, तो क्षेत्रवाद को आगे लेकर के नहीं आया। चीज़ें थी, दिक्कतें होती, पर एक भारतीय भाषा को प्रायोरिटी दे करके हम बाकी भारतीय भाषाओं को क्षेत्रों के स्तर पे चीज़ों को बढ़ा सकते थे। और अभी भी हम लोगों ने वही किया। हम लोगों ने लेकिन किया क्या, अभी हम लोगों ने भारत की भाषा को प्रायोरिटी नहीं दी। लेकिन आप ये देखिए कि पूरे भारत में उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम, अंग्रेजी प्रायोरिटी पर है, लेकिन क्षेत्रीय भाषाएं वहाँ सेकेंडरी बनी हुई हैं, साथ साथ चल रही हैं। हमने हर एक राज्य को ये छूट दी कि आप अपनी भाषा को प्रमोट कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने केंद्र के स्तर पर अंग्रेजी को क्यों स्थापित किया? हम केंद्र के स्तर पर किसी भी भाषा को ले सकते थे और उस जगह पर हम ये कह सकते थे कि सभी राज्यों को स्वाधीनता है कि अपनी भाषा को आप प्रमोट करें साथ में। तो ये मुद्दा तो चला ही था ना, जब केंद्र के स्तर पर जब भाषा की बात आ रही थी, तो हिंदी को जो बात आ रही थी, हिंदी को स्वीकार किया जाए, तो दक्षिणी राज्य और ये नॉर्थ के राज्य थे, आपस में वाद विवाद हुआ था इनमें, इस मुद्दे पर। विवाद था और वो विवाद आज भी बना हुआ है। लेकिन उस समय अगर सोची जाती, अगर ये कहे तो हमने तो कोशिश की, जो भी लोग थे स्वतंत्रता के बाद के, उन्होंने कोशिश की। जो गुलामी की मानसिकता वाली, वो कहाँ जुड़ रहा है फिर इसमें? ये गुलामी की मानसिकता वाला पहलू तो यहीं अच्छा, किया जाता है। टोक रहा हूँ आपको, सबसे आगे हमको समझे। सबसे पहले आप इसी को समझाने की कृपया करें कि ये गुलामी की मानसिकता का क्या मतलब है। देखिए, गुलामी की मानसिकता का मतलब ये है कि हम वो अंग्रेजों की जो हमारे ऊपर नीतियां थी, हम उसे बाहर ही नहीं निकल पा रहे हैं। हालांकि जो हमारी वर्तमान सरकार है वो पहलुओं को बदल रही है, लेकिन अंग्रेजों की जो नीतियां थी, जो कानून थे और जिनकी व्यवस्था थी, हम पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पा रहे। उसमें एक पहलू भाषा का भी है। दरअसल मैकॉले की जो नीति थी, मतलब मैकॉले की नीति इसलिए कहा जाता है क्योंकि अंग्रेजी शासनकाल में मैकॉले को जिम्मेदारी दी गई थी कि आप भारत के लिए शिक्षा का ढांचा तैयार किया। ठीक है, लेकिन हम लोग को उसके पीछे का वास्तविक कारण बहुत लोग नहीं जानते। दरअसल भारत के अंदर स्थिति ये हो गई थी कि हम लोग पहुंच चुके थे 1835 के आसपास, और इस दौरान भारत के अंदर प्रशासनिक कार्यों के लिए दिक्कत हो रही थी और हर एक कार्य को करने के लिए ब्रिटेन से लोगों को बुलाया जा रहा था। तो अंग्रेजी शासन ने ये बात समझी कि देखो, भारत में शासन करना है तो उसका मतलब ये नहीं कि आप हर एक व्यक्ति को ब्रिटेन से हिलाओगे, उसको भारत में काम कराओगे। भारत के लोगों को इस प्रकार आप संपन्न बनाइए कि वही हमारे काम आए और अंग्रेजी शासन में वो मदद करें। तो भारत में लोगों को शिक्षित करने के पीछे का मुख्य पहलू था कि अंग्रेजी प्रशासनिक व्यवस्था को सुव्यवस्थित करना और भारत के लोगों को वो भाषा सिखाना जो इस समय क्राउन की भाषा थी या अंग्रेजी शासन की भाषा थी, उस भाषा से लोगों को परिचित करना। क्योंकि 1835 का समय होता है, कंपनी का शासन चल रहा था, लेकिन वो सारा काम अंग्रेजी में करते थे। अब इस दौरान जब उनको बोला गया, तो पहले हम लोग उपनिवेश थे, तो उन्होंने अंग्रेजी को हमारे देश के ऊपर लागू किया। शिक्षा की व्यवस्था में वहाँ से अंग्रेजी का मुख्य धारा में प्रवेश होता है वैधानिक रूप से। और इसी के साथ ये बताया जाता है कि जो भारतीय व्यवस्थाएं हैं और जो भारतीय शिक्षाएं हैं वो निम्नतर है। अगर आपको आगे बढ़ना है, आधुनिक होना है और वैज्ञानिक मानसिकता को अपनाना है, तो आपको अंग्रेजी के साथ चलना पड़ेगा। और भारत की स्थिति को निम्न दिखाया गया। इस दौरान एक विवाद भी आता है, उस विवाद को हम लोग कहते हैं आंग्ल प्राच्य विवाद। उस विवाद के पीछे की कहानी भी एक थी, क्योंकि दरअसल भारत के बहुत सारे प्रबुद्ध लोग थे जो मानते थे कि भारतीय ज्ञान अपने आप में संपन्न है। और अब वास्तव में ये बात हम लोग देखते हैं कि भारत का इतिहास और भारत का ज्ञान इतना ज़्यादा खास है और संपन्न है कि अगर हम उसको ही समझ लें तो वो भी चीज़ हम पूरे जीवन में नहीं कर पाते, क्योंकि बहुत ज़्यादा डायनामिक है। और इसी बीच बहुत लोग ये कह रहे थे कि नहीं, अंग्रेजी के बिना तो भारत का विकास हो ही नहीं सकता, हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो वो जो विवाद था, वो विवाद भी बहुत लंबे समय तक चला इस दौरान। लेकिन फिर भी ये था कि अंग्रेजी प्रशासन था, तो उन्होंने अंग्रेजी को ही प्रायोरिटी पर रखा। ठीक है, जैसे मोदी जी ने अभी 10 साल का टारगेट रखा है कि 10 साल में हमें गुलामी की मानसिकता से निजात पानी है या इससे छुटकारा पाना है, और सबको संकल्प लेने की बात कही है। ये पिछले 10 साल से मोदी जी सरकार में है,
अभी ये बात कहने का क्या मतलब है? देखिए, पहली बात तो 200 साल पूरे हो जाएंगे मैकॉलेज वो मॉन्यूमेंट तो के, 2035 में हो रहे हैं। है ना। तो लगभग 10 साल का एस्टिमेट इसीलिए रखा है क्योंकि 20 2025 में साल हम का लोग टास्क दे सकते थे। नहीं 20 साल का टास्क दे सकते थे। एक्चुअल में चीज़ें ना स्टेब्लिश करने में भी कई बार टाइम लगता है गवर्नमेंट को, ये भी चीज़ें होती हैं। 2014 में आए थे, नई व्यवस्थाएं थी और बाकी और भी बहुत सारे पहलू थे। लेकिन हाँ, उस समय भी इन्होंने गुलामी की मानसिकता से निकालने के लिए बहुत सारे काम किए, जैसे कि अलग अलग स्थानों का नाम परिवर्तित किया, पुराने कानूनों को हटाया, नए नए कानून लेकर के आए, आपराधिक कानूनों को बदल दिया क्योंकि सारे के सारे औपनिवेशिक काल से संबंधित थे। प्रयास हुए, लेकिन दिक्कत कहाँ है? प्रशासनिक स्तर पर तो परिवर्तन हो गए, शासन के स्तर पर परिवर्तन हो गए, लेकिन अब लोगों के वास्तविक जीवन में परिवर्तन करना है। और इसी का एक पहलू है राष्ट्रीय शिक्षा नीति। जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लाई गई थी उसके अंदर भी चीज़ें इसी प्रकार की हैं, और वहाँ हर जगह पर हम लोगों ने विदेशी भाषाओं को बात का दर्जा दिया, सेकेंडरी रखा है हर जगह पे, भारतीय भाषाओं के लिए स्थान पहले दिया। जैसे कि आपको बताऊं थोड़ा शॉर्ट में, जो हमारी शिक्षा नीति है वो हमारे शिक्षा के ढांचे को 3 भागों में बांट देती है। प्राथमिक शिक्षा, उसके बाद माध्यमिक शिक्षा, और उसके बाद में फिर उच्चतर माध्यमिक शिक्षा। यानी कि सीधे तौर पर कहा जाए 1st to 5th, उसके बाद में 6th to 10th और 11th 12th। अब इस दौरान यहाँ पर जो पहलू जोड़े गए हैं वो ये जोड़े गए हैं कि 1ली से 5वीं तक की जो आपकी पढ़ाई होगी वो केवल आपकी क्षेत्रीय भाषा में और आपकी स्थानीय भाषा में होगी या मातृभाषा में होगी। तो आप किसी भी एक भाषा को ले सकते हैं, वो पूरे भारत के लिए स्वतंत्रता है, चाहे आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, किसी भी क्षेत्र से आते हो। इस पहली भाषा के बाद आप दूसरी भाषा स्वीकार सकते हैं। अगर आपके पास हिंदी नहीं है तो आप दूसरी भाषा को हिंदी के रूप में रख सकते हैं। मतलब सरकार हिंदी को थोप नहीं रही है, ये भी नहीं कह रही कि आप हिंदी को ही अपनाइए, वो ये कह रही है कि आप पहले पर अपनी मातृभाषा, अपनी स्थानीय भाषा को रखिए। अगर आपके यहाँ हिंदी है तो वो पहली हो जाएगी, अगर हिंदी नहीं है तो वो सेकेंडरी का स्थान ले सकती है। हम अंग्रेजी को नहीं आगे लेके आ रहे, वरना फिर बात वही होती है कि फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश एंड सेकंड लैंग्वेज इज हिंदी। तो फिर वो पैटर्न जो चला आ रहा था वही पैटर्न बन जाता उसके बाद में। ठीक है, मैं हालांकि इस पे बाद में सवाल पूछने वाला था, पर आपने छेड़ दिया तो मैं पूछ ही लेता हूँ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्थानीय भाषाओं को पुश करने की बात कही गई है। आपने जैसा बताया भी कि आप ये भाषा, पहली भाषा ये रख लो, दूसरी भाषा ये रख लो, तीसरी कोई भी रख लो, ऐसा कुछ बताया आपने। क्या ये ज़मीनी स्तर पर इम्प्लीमेंट होता हुआ दिख रहा है? नॉर्थ के कितने ऐसे राज्य हैं जिन्होंने ये वाला मॉडल अपनाया है? देखिए, ये जो मॉडल है ना, एक्चुअल में तो वास्तविकता अगर हम समझे ना, ये मॉडल नया नहीं है। बस ये नया मॉडल नहीं है और ये संशोधित मॉडल है बस। ठीक है। और ये संशोधित बस इस रूप में कि हम लोगों ने अंग्रेजी को या विदेशी भाषाओं को थोड़ा सा और पीछे धकेलने की कोशिश की है। अगर मैं आपको अभी भी सरकारी तंत्र बताऊं, जो गवर्नमेंट सिस्टम चलता है एजुकेशन को लेकर, प्राइवेट में भी कॉमन है। जब हम 1st to 5th पढ़ते हैं तो यहाँ पर अभी वर्तमान में अगर हम लोग नई शिक्षा नीति से पहले की बात करें तो वहाँ कॉमनली अंग्रेजी और हिंदी तो पढ़ाई ही जाती थी, मतलब 2 भाषाएं। और ये अंग्रेजी और हिंदी का चलन जो है वो उत्तरी बेल्ट के अंदर है, लेकिन दक्षिणी बेल्ट में चले जाओगे तो वहाँ पर स्थानीय भाषा चलेगी और साथ में अंग्रेजी चलेगी। मतलब 2 भाषाएं वहाँ भी चल रही हैं 5वीं तक, और स्थानीय भाषा को वहाँ भी प्रमोट कर रहे हैं। तो नया तो पूरी तरह से नहीं हुआ। दूसरी खास बात बस अब जो बदला है वो ये बदला है कि जो दूसरी भाषा है वो आप अंग्रेजी ना करके आप उसको हिंदी कीजिए, अगर आपने पहले स्तर पर हिंदी नहीं लिखा है तो। तीसरी खास बात ये है कि जो ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला यहाँ कह रहे हैं, वो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला पहले से चला आ रहा है। और अगर भी आप अभी बहुत सारे लोगों से पूछोगे जिन्होंने 2020 से पहले की पढ़ाई भी कंप्लीट की हुई है, जब उन्होंने 6th to 10th पढ़ाई, क्योंकि जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है वो केवल 6th to 10th के लिए है, तो वहाँ 2 भाषाएं पढ़ाई जाती हैं जो कि आज फिलहाल वर्तमान में अंग्रेजी और हिंदी होती है। तीसरी भाषा आपके यहाँ संस्कृत भी हो सकती है। हो सकता है कि अगर आप किसी मुस्लिम क्षेत्र से जुड़े हुए हो तो वहाँ पर हो सकता है कि हिंदी की जगह पर पहले वहाँ उर्दू ऐड कर दी जाए, तो वो पैटर्न भी दिखाए। अगर आप दक्षिण भारत में है तो वहाँ पर आपकी प्राथमिक भाषा दक्षिण राज्यों के हिसाब से होगी। तो वो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला पहले से था, बस एक नए रूप में। एक्चुअली मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि दक्षिणी राज्य जो हैं वो अक्सर इसी बात की शिकायत करते हैं कि जब हिंदी को बात आती है, हिंदी को स्वीकार करने की, तो वो कहते हैं जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई तो उसमें हिंदी को हमने अपनी शिक्षा नीति में शामिल कर लिया राज्यों ने, लेकिन उत्तरी भारत के जो राज्य थे उन्होंने दक्षिणी भारत की किसी भी राज्य की भाषा को स्वीकार नहीं, मतलब उसमें नहीं रखा जो है। तो इसलिए मेरे ये क्वेश्चन था कि ज़मीनी स्तर पर क्या ऐसा पोस्ट मिल रहा है क्या? चूँकि आप उधर की भाषा का नहीं समर्थन करेंगे इधर, या उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे, तो वो क्यों हिंदी को लें, इसलिए मैंने पूछा था। खैर, अगला सवाल है मेरा इसी कि आपने जो कहा कि शासन और प्रशासन के स्तर पर बदलाव आ गए हैं। अगर ऐसा होता तो फिर सरकार सबसे पहले जो केंद्रीय शिक्षा बोर्ड है, CBSE जिसे कहते हैं, उसकी पूरी पढ़ाई इंग्लिश में है, तो सबसे पहले उसे हिंदी में करती या स्थानीय भाषा में करती। नहीं, ऐसा नहीं है। CBSE की पूरी पढ़ाई इंग्लिश में है ही नहीं। CBSE की पढ़ाई ये है कि आप जिस माध्यम में चाहते हैं आप उस माध्यम में ले सकते हैं। हाँ। और वो आप चाहते हो जो भाषा
वो आपको उस भाषा में किताबें प्रोवाइड कर देंगे। अगर आप अंग्रेजी ही पढ़ना चाहते हैं तो अंग्रेजी व्यवहारिक तौर पर देखें हम या उस पर ओवरऑल पिक्चर देखें तो इंग्लिश में नज़र आती सारी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। और मतलब आप हिंदी के स्तर पर चीज़ों को देख सकते हैं। और मैं अपना बताऊं तो मैंने खुद CBSE से पढ़ाई की और मैंने हिंदी की किताबें ही यूज़ की है मोस्ट ऑफ टाइम। क्योंकि हम तो बचपन से जानते हैं कि CBSE मतलब इंग्लिश बोर्ड। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो उस वजह से क्योंकि कहीं ना कहीं थोड़ा सा अगर हम लोग, जैसे कि अगर आप दिल्ली से हैं तो दिल्ली में कोई दूसरा बोर्ड नहीं है, लेकिन अगर हम यूपी बिहार चले जाते हैं तो यहाँ क्षेत्रीय बोर्ड भी है। तो सरकार अपने क्षेत्रीय बोर्डों को भी प्रमोट करती है। तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में मेंटेलिटी रहती है कि क्षेत्रीय बोर्ड यानी कि जो राज्य का बोर्ड है उसको प्राथमिकता देनी है। और वहाँ पर अंग्रेजी का मतलब या CBSE मतलब ये है कि थोड़ा सा और ऊंचे स्तर की शिक्षा। एक्चुअली क्या ना, हमारे यहाँ स्थानीय लेवल पर ही जो बात कर रहा हूँ मैं, जो भी CBSE वाले बोर्ड स्कूल कॉलेज थे वो सबके सब इंग्लिश थे, इंग्लिश ही मीडियम था सबका। तो अगर हिंदी वाला कुछ होता तो दिखता वहाँ पर, तो व्यवहारिक तौर पर वो इंग्लिश ही दिखती है वहाँ पर। उसके पीछे का एक रीज़न है। देखिए कि दरअसल क्या होता है कि जब हम यूपी में या बिहार में चले जाते हैं तो यहाँ हमें सरकारी स्कूल कम देखने को मिलते हैं, हमें यहाँ प्राइवेट स्कूल ज़्यादा देखने को मिलते हैं। आप कहीं भी जाएंगे तो वहाँ पर सारे ना प्राइवेट स्कूल बहुत होते हैं। और प्राइवेट स्कूल जब ज़्यादा देखने को मिलते हैं हम लोग को तो यूपी में और बिहार के अंदर, तो उसके पीछे का रीज़न क्या है कि वो अपने आप को सरकारी शिक्षा से तंत्र से ऊँचा दिखाने के लिए अंग्रेजी प्रमोट करते हैं। हालांकि गलती उनकी भी नहीं है। दरअसल जब कभी भी कोई भी प्रोड्यूसर है या जब कभी भी कोई भी दुकान है वो हमेशा ग्राहकों के पसंद की चीज़ें रखना पसंद करता है, उसकी एक खास बात है। अब दरअसल क्या है कि जो हमारी सोसाइटी की मेंटलिटी हो गई ना वो अंग्रेजी से अटैच हो चुकी है। हम लोग सोसाइटी में अब ना अंग्रेजी को बसा चुके हैं। और इवन ये गलती बच्चे को तो नहीं पता, बच्चे को तो बचपन सिखाया जाता है वो चीज़ें होती हैं, लेकिन एक टाइम के बाद ना बच्चे के ऊपर ये दबाव डाला जाता है कि वो अंग्रेजी सीखे और अंग्रेजी में बोले। अगर कोई माता पिता अपने बच्चे की शिक्षा पर पैसा खर्च कर रहे हैं तो उन्हें जो पहली उम्मीद होती है वो ये कि कल को ये अंग्रेजी में बात करेगा। और इवन घर तक में बच्चे पर दबाव बनाया जाता है कि आप अंग्रेजी शब्दों का प्रयोग क्यों नहीं कर रहे हैं, या अंग्रेजी में क्यों नहीं बोलते हैं, या अंग्रेजी ठीक क्यों नहीं हो रही है। वो पेरेंट्स की मेंटलिटी भी पहले चली आ रही है कि अंग्रेजी का मतलब एक संपन्न या प्रभुत्व वर्ग है, और हिंदी या आप कोई स्थानीय भाषा बोलते हैं इसका मतलब ये कि आपकी शिक्षा का कोई फायदा है भी नहीं। तो फिर इसमें ये भी तो एक मुद्दा है ना कि अगर आप स्थानीय भाषा, कोई माता पिता अपने बच्चे को किसी भी भाषा में पढ़ाने से पहले उसके दिमाग में सबसे पहले क्या है, नौकरी पेशा, कि पढ़ लिखने के बाद आखिर ये बनना क्या है इसे। तो जब वो माध्यम चुन रहा होता है कोई माता पिता या बच्चा भी चुन रहा होता है तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं वो जुड़ा रहता है कि बनना क्या है, अंतिम गोल वही है। तो अंग्रेजी के अलावा अगर स्थानीय भाषा में वो पढ़ाई करता है या माध्यम में जो भी पढ़ाई करता है तो क्या करियर के उतने अवसर मौजूद हैं? जब करियर के अवसर मौजूद नहीं है तो क्यों कोई माता पिता ये रिस्क उठाएगा कि उसे अंग्रेजी के अलावा कोई दिया जाए स्थानीय भाषा में? अब देखिए ये जो स्थिति है ये वो नीतियों के आधार पर चला आ रहा है मामला। हाँ, क्योंकि हम लोगों ने बचपन से अंग्रेजी को ही स्वीकारा, और अंग्रेजी को जब हम स्वीकारते हैं, जैसे कि अभी हम लोग एक अच्छा सिंपल सा एग्जांपल आपको मैं दूं, जैसे कि नौकरी पेशा वाला वो भी एक बड़ा स्तर हो गया। अभी भी आज अगर देश में हम लोग जो सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं, हमारा मोबाइल फ़ोन अगर आप मोस्ट ऑफ लोगों को देखें, चाहे उनको बेशक बहुत अच्छा ज्ञान हो या नहीं हो, लेकिन उनके जो मोबाइल फ़ोन के अंदर लैंग्वेज होगी वो अंग्रेजी होगी। वो अंग्रेजी में ही मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं और उसी के अकॉर्डिंग सारी चीज़ों को मेंटेन करते हैं। हम लोगों ने दरअसल अपने बीते ये जो समय रहा हमारा, ये लगभग जो 78-80 साल का समय रहा हम लोग का, इस दौरान हम लोगों ने ना बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज़ कर दिया अंग्रेज़ी को। और ये अंग्रेज़ी नॉर्मलाइज़ भी इसलिए हुई क्योंकि स्वतंत्रता से पहले ये व्यवस्था में चल रही थी। तो अब इस दौरान जो हमारे पास में एक विदेशी भाषा देश में रजी बसी थी वो अंग्रेज़ी ही रजी बसी, और इसी रजी बसी भाषा को हम लोगों ने आगे भी जब कंटिन्यू किया तो हमारा पूरा तंत्र अंग्रेज़ी से ढलता चला गया। अगर आप आज भी अंग्रेजी की बात करते हैं, जैसे कि हम यूपीएससी एग्जाम की बात करें, तो यूपीएससी एग्जाम के अगर हम देखें मेंस के पैटर्न को, तो यूपीएससी ये कहता है कि आपके लिए इंग्लिश का पेपर कंपलसरी है, आपको इंग्लिश का पेपर देना ही पड़ेगा। लेकिन एक दूसरा पेपर जो है वो पेपर आपके लिए इंडियन लैंग्वेजेस का है, यानी कि आप भारत की कोई भी भाषा चुन सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन आपको अंग्रेजी में पेपर देना ही देना है। इसका मतलब क्या है कि वो यहाँ पर पूरी तरह से इस तंत्र को एक कर रहा है कि आपको स्थानीय भाषा के मामले में कोई आती हो या नहीं आती हो वहाँ मैटर नहीं करता, पर अंग्रेजी आना जरूरी है, ये यूपीएससी ने बताया। और केवल बात यूपीएससी की नहीं, बाकी अगर हम और भी चीज़ों को देखते हैं तो जैसे कि एसएससी वगैरह है तो वहाँ पर भी यही चलन चल रहा है। अगर हम देखें चीज़ों का ट्रांसलेटेड वर्जन जो होता है वो क्यों हम लोग हर जगह पे अंग्रेजी में ही देते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं वो एकता की बात जो करते हैं हम लोग, वो अंग्रेजी ने एकता में देश को बांध रखा है। हम लोग स्थानीय भाषाओं के आधार पर एकता नहीं बना पाए हैं, और उसके पीछे का रीज़न था कि हितवाद। हम लोग क्षेत्रवाद और अपने अपने हितों को लेकर के लड़ते चले गए, और उस दौरान क्या कहते हैं कि जब दो लोगों की लड़ाई हो तो तीसरा आगे बढ़ जाता है। तो हम लोगों ने ये सोच रखा था कि इसको आगे नहीं बढ़ने देंगे, दक्षिण भारत वाले ने सोचा कि हिंदी को आगे नहीं बढ़ने देंगे, और जो हिंदी वाली उत्तरी बेल्ट है वो दक्षिण भारत की भाषाओं को नहीं अपना पा रही थी, चीज़ें गड़बड़ा रही थी। अब इन दोनों के खेल में क्या हुआ कि सभी ने क्या किया कि सेकेंडरी लैंग्वेज अंग्रेजी अपनाई, वो उत्तर भारत ने भी अपना ली, दक्षिण भारत ने अपना ली, दोनों ने सेकेंडरी लैंग्वेज अपनाई। तो अंग्रेजी के माध्यम से देश एक हो रखा है, लेकिन हम लोग इस भारतीय भाषाओं के मामले में एक नहीं हो रखे हैं, वो पहलू हम लोगों ने छोड़ दिए हैं।
चलिए, सरकार यानी कि मोदी जी ने तो कह दिया कि गुलामी की मानसिकता छोड़िए, और उसमें अल्टीमेटली बात करें कि उन्होंने ये भी कहा कि मैं विदेशी भाषाओं के या अंग्रेजी भाषा के विरोध में नहीं हूँ, मैं केवल स्थानीय भाषाओं का समर्थन कर रहा हूँ। ठीक है साहब, समर्थन कर रहे हैं। आपने जनता से अपील कर दी कि आप जो है स्थानीय भाषाओं को स्वीकार कीजिए या उनमें ही ज़्यादा बातचीत कीजिए, अंग्रेजी को त्यागिए। कुल मिला के ये है मेरा कहने का मतलब, उन भाव यही है निकलता है इसका। ठीक है, सरकार ने ये कहने से पहले या करवाने से पहले या अपील करने से पहले क्या ऐसी कोई व्यवस्था की या ऐसा कोई काम हो रहा है भारत में जो स्थानीय भाषाओं में या तो शोध हो रहा हो, विज्ञान के क्षेत्र में कोई काम हो रहा हो या तकनीक के क्षेत्र में काम हो रहा हो, ताकि आज स्थानीय भाषा में वो पढ़ाई करके आगे उसे वो अवसर मिल सकें? ऐसा तो सरकार ने, मुझे लगता नहीं है कि किया है। अगर किया है तो आप बताइए जरा। नहीं, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं भाषा के स्तर पर। अब वो भाषा की जो जटिलताएं थी उनको ठीक किया गया है। और जैसे कि आपने एक इनिशिएटिव सुना होगा इंडियन गवर्नमेंट का, भाषिणी AI। हाँ। तो अब क्या है कि इंडियन गवर्नमेंट जो हमारी वर्तमान में है वो इंडियन लैंग्वेजेस को प्रमोट कर रही है। वो कह रही है खुद कि आप अपनी चीज़ों को अपनी भाषा में समझिए, और इसीलिए बनाया गया भाषिणी। और अभी फिलहाल मैं कल ही पढ़ा रहा था अपनी क्लास के अंदर द हिंदू वाले में, तो अभी फिलहाल जो हमारे मंत्री हैं उन्होंने जो स्थिति है हमारे देश के अंदर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की, जिससे सबको अनाज मिलता है फ्री, उसके तहत कुछ नई पहलें शुरू की। तो एक पहल थी आशा, जिसमें सभी के लिए अपनी जो भी प्रतिक्रियाएं हैं, जो भी आपकी शिकायत हैं, वो दर्ज कराने के लिए एक माध्यम दिया। तो वो पूरे देश के लिए इस प्रकार शुरू किया गया कि आप उसको अपनी भाषा में यूज़ कीजिए। यानी कि सभी के लिए, आम जनता जोड़ने के लिए अंग्रेजी को प्रायोरिटी नहीं दी। उन्होंने कहा कि आप आम भाषा लीजिए। इसके अलावा एक दूसरा मामला चल रहा है फिलहाल, भारत सरकार ये फोकस कर रही है कि भारत की जो पांडुलिपियाँ हैं उन सभी को अब हम लोग डिजिटलाइज कराएंगे, जिससे कि सभी तक उसका एक्सेस हो सके और सभी लोग चीज़ों को जान समझ सकें। अभी जो पूरा का पूरा कार्यक्रम हो रहा है, ज्ञान भारतम मिशन इसको कहा जा रहा है, और इसकी खास बात यह है कि आपको वो पांडुलिपियाँ संस्कृत में नहीं पढ़नी पड़ेगी, आप अपनी भाषा में पढ़ेंगे। उनको डिजिटलाइज इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि अब दरअसल वो जो समय था, कहीं ना कहीं हमें भाषाओं की बाधाएं पहले एक समय पर देखने को मिलती थी, लेकिन अब वो जो बैरियर्स थे वो ख़त्म हुए हैं, क्योंकि अब जनरेशन्स बदली हैं, नए नए सिस्टम आ गए हैं, AI से हम लोग जुड़ गए हैं, तो वो बैरियर्स अब हटे हैं। तो इस दौरान ज़रूरी है कि नई नई चीज़ें शुरू किया जाए जो की भी जा रही हैं। मेरे कहने का इसलिए मैंने पूछा, मान के चलते हैं एक इंजीनियर है, एक साइंटिस्ट है, वो प्रधानमंत्री जी के भाषण से ओतप्रोत हो गया और उसने ये मन में ठान लिया कि अब मुझे इंग्लिश नहीं छूनी है। ठीक है, उसने हटा दिया इंग्लिश को, उसने अपनी स्थानीय भाषा पकड़ी। मान के चल लेते हैं उसने हिंदी पकड़ ली। अब उसे, चूंकि वो इंजीनियर है, साइंटिस्ट है, काम तो उसे करना ही है, शोध भी करने हैं, तो उसके पास हिंदी भाषा या भारत की किसी दूसरी स्थानीय भाषा में कोई शोध है या उस तरीके की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या ऐसा कोई काम हो रहा है क्या? नहीं, अभी धीरे धीरे चीज़ों को शुरू तो कर लिया है, लेकिन जैसा कि मैं बताता हूँ संक्रमण वाली बात, तो संक्रमण अब धीरे धीरे होता है, और ये उम्मीद है कि जो आने वाले 10 सालों का समय निर्धारित किया पॉजिटिविटी लेकर के आएगा, क्योंकि बीते 10 सालों में बदला है। एक तो पहले हम लोग अगर 2014 से पहले देखें तो लोगों के मन में जो अंग्रेजी का स्थान था वो बीते 10-11 सालों में टूटा है। ठीक है, अब लोगों ने अपनी स्थानीय भाषाओं से जुड़ने के लिए काम किया है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि कोई हिंदी का है तो उसको अब हिंदी पे शर्म नहीं आती। अब शर्म तो पहले भी नहीं आती थी, नहीं, जो पहले बोलता तो था। बहुत था। नहीं, ये पहले एक बहुत गंभीर स्थिति थी कि लोग डरा करते थे, और सूट बूट में देखने वाले लोगों को देख लगता था कि एलीट क्लब है, कोई अंग्रेजी बोल दिया करता था तो उसके लिए जो सम्मान था वो बहुत ऊपर पहुंच जाया करता था। और बहुत सारी जगह पर अगर जाते थे, इवन भारतीय लोग भी अगर दूसरे देशों में जाते थे तो उनको हीन भावना से देखा जाता था कि ये लोग भारत के हैं, ये पिछड़े हैं, गरीब हैं, वो स्थिति उनके मन में थी। लेकिन वो मेंटलिटी बीते 11 सालों में टूटी है। क्यों? क्योंकि भारत के अंदर जो चीज़ें थी हिंदी को लेकर के, उसको प्रमोट किया गया। जब तक हम किसी चीज़ के लिए वोकल नहीं होंगे तब तक वो चीज़ें दबी ही रहेंगी, और वो वोकलाइजेशन जो है वो बीते 11 सालों में आया है, जब सरकार ने बातें की हैं, लोगों ने चीज़ों को समझा है। इससे पहले आप ये देख लीजिए कि लोगों की मेंटलिटी क्या थी। इवन स्कूल के लेवल पे छोड़िए, घर घर के लेवल पे ये बातें थी कि घर घर तक में ये बात होती थी कि आप अंग्रेजी को सीखिए, अंग्रेजी को बोलिए, अंग्रेजी में पढ़िए। लेकिन अब वो इतना ज़्यादा दबाव नहीं है, क्योंकि लोग ये मानते हैं कि हाँ, हिंदी हमारी अपनी भाषा है। अगर बेशक आप अंग्रेजी या किसी और भाषा की तरफ नहीं जाना चाहते तो ज़रूरी है कि आप हिंदी में ही अच्छा कीजिए। अभी आप देखिए कि कितने सारे हमारे जो कवि हैं वो उभर रहे हैं हिंदी भाषा को लेकर के। तो शुरू से ये मैं बहुत ज़्यादा प्रमोट है इन चीज़ों को लेकर। चल ठीक है, मैं आपसे, आज कोई बच्चा जो है स्थानीय भाषा में पढ़ लेता है, ठीक है, पढ़ लिया, अब उसे अपना करियर चुनना है। ठीक है, करियर के लिए पहला उसके पास, अब अगर हम बात करें जिसमें हम अध्यापन करा रहे हैं, UPSC की तैयारी करता है। ठीक है, पहला कोई वकील बनना चाहता है, कोई साइंटिस्ट या इंजीनियर बनना चाहता है, या कोई CA बनना चाहता है, तो क्या वो हिंदी भाषा से कर सकता है ये सारे काम? देखिए, आपको मैं इसके पीछे एक बहुत ही रिसेंट एग्जांपल देता हूँ। अभी एक बहुत हाल ही में घटना हुई थी।
बहुत सारे लोगों को ना यही लगता है कि ये नहीं, एक्चुअल में क्या है कि इनिशिएटिव नहीं लिए गए। जब हम इनिशिएटिव लेते हैं तो चीज़ें बदलती हैं। और अभी इसी साल की एक घटना है, और वो घटना ये है कि हमारी केंद्र सरकार ने एक खास आदेश पारित किया। और वो आदेश ये था कि अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं और आपको जितनी भी डॉक्टरी की पढ़ाई करनी है, अब उसकी जो किताबें हैं वो हिंदी में भी पब्लिश होंगी। पहले केवल अंग्रेजी में आती थी। ऑफिशियली ये ऑर्डर जारी किया गया कि आप उनको हिंदी में पब्लिश भी कीजिए, ताकि जिनको हिंदी में पढ़ना हो पढ़ सके। ये इनिशिएटिव्स जो लिए जा रहे हैं, और बदलाव इसी प्रकार के इनिशिएटिव से आता है। जब आप बातें करेंगे, जब आप आदेश देंगे तो होगा। पहले ये सोचा ही नहीं गया कि हम लोग डॉक्टर्स की जो पढ़ाई है वो हिंदी में कर सकते हैं, लेकिन अब इनिशिएटिव लिया गया, किताबें पब्लिश करने का आदेश दिया गया। जब वो किताबें मार्केट में आएंगे तो लोग पढ़ेंगे भी। एक समय की आपको मैं बात बताऊं, जैसे कि आपने यूपीएससी का एग्जांपल भी दिया है। अगर हम 10-12 साल पीछे चले जाएं, तो अगर हम मार्केट में उतरते थे और किसी से ये कहते थे कि हम हिंदी मीडियम में तैयारी कर रहे हैं, तो लोग ये कहते थे कि हिंदी मीडियम में तैयारी करते रहे हो, लेकिन मटेरियल बहुत कम अवेलेबल है, मटेरियल नहीं है, अंग्रेजी में अवेलेबल है। लेकिन अगर आप आज चले जाइए ORN, या फिर आप आज चले जाइए मुखर्जी नगर, आप दुकानों की एक बार स्थिति देखिए, हिंदी की किताबें भरी पड़ी हैं यूपीएससी के लिए। वो चीज़ें बदली हैं। तो ये तो नतीजा बाजारवाद का है ना। ये बाजार बात तो है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि उपभोक्ता की पसंद है उसे दुकानदार स्वीकारना पड़ता है। और इस दौरान ये भी समझना होगा हम लोगों को कि अभी जो मटेरियल अवेलेबल है वो बेशक वो बाजार की परिस्थितियों में है, लेकिन हिंदी आगे आई। यहाँ लोगों को वो मौका मिल रहा है कि वो हिंदी की बेल्ट से जुड़ करके हिंदी में ही पढ़ करके परीक्षा दे सकते हैं। तो सिलेक्शन तो नहीं है, फिर तो लोग कहते हैं कि भेदभाव हो रहा है आजकल हिंदी में। देखिए, सिलेक्शन के मामले में अगर हम बात करें भाषा के बैरियर की, इसके पीछे एक बहुत ही अच्छी चीज़ें भी हैं। भाषा के बैरियर जो है वो आपके पास मेंस में आता है, प्रीलिम्स में आता ही नहीं है। अगर हम लोग हिंदी के मामले में प्रीलिम्स का डाटा चेक करें तो हिंदी में तो भाषा बैरियर नहीं बन रही है। प्रीलिम्स के यहाँ तो दिक्कत नहीं कर रहा है ना। जब प्रीलिम्स दिक्कत नहीं कर रहा, तो अगर हम लोग रेशो चेक करते हैं तो प्रीलिम्स क्लियर करने वाले लोग हिंदी भाषा के पहले ही बहुत कम संख्या में अवेलेबल हैं। अगर हम लोग ओवरऑल डेटा भी चेक करते हैं तो ये पता चलता है कि प्रीलिम्स किस मीडियम वाले कितने लोगों ने दिया, क्योंकि वो डाटा अवेलेबल रहता है। तो वहाँ ये पता चलता है कि अंग्रेजी माध्यम से अटेम्प्ट करने वाले लोग पहले ही बहुत बड़ी संख्या में हैं। और उसके पीछे का रीज़न है कि यूपीएससी के द्वारा जो सिविल सर्विसेज की परीक्षा ली जाती है वो ऑल ओवर इंडिया ली जाती है। और इस पूरे के पूरे घटनाक्रम के अंदर हम देखते हैं कि उत्तर भारत के अंदर भी जो बच्चे कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ते हैं, या प्राइवेट पढ़ते हैं, या केंद्रीय पढ़ते हैं, उन लोगों की अंग्रेजी पर अच्छी पकड़ होती है, तो वो भी अंग्रेजी को ही पकड़ना पसंद करते हैं इस मामले में, और अंग्रेजी साथ चलना पसंद करते हैं। डाटा ये कहता है कि हिंदी के बच्चे प्रवेश करने वाले ही पहले कम है, और जिसमें जब छटनी होती है तो बहुत कम ही पहली प्रीलिम्स क्लियर कर पाते हैं, और उसमें से कुछ कम ही जाकर के मेज आगे बढ़ा पाते हैं। मान लिया जाए कि इंग्लिश वाले ज़्यादा होशियार होते तभी वो प्री में ज़्यादा क्वालिफाई कर, इंग्लिश वालों का रेशो ज़्यादा है। एलिमिनेट हर व्यक्ति हो रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलरली एलिमिनेट भाषा के आधार पर हो रहा है, एलिमिनेट सब हो रहे हैं। ये लोगों ने धारणाएं बना ली हैं अपनी कि यूपीएससी अंग्रेजी भाषा की परीक्षा है। अगर हम डाटा देखें प्रीलिमिनरी के बेसिस पे तो पता चलता है कि प्रारंभिक परीक्षा में ही भाषा के आधार पर जो प्रवेश करने वाले लोग हैं वहाँ अंग्रेजी का एक बड़ा ग्रुप है। अंग्रेजी की संख्या बहुत ज़्यादा है, हिंदी की संख्या बहुत कम है। एलिमिनेट सब होंगे क्योंकि भाषा का मामला नहीं है। और आप एक बात और समझिए कि दरअसल एक पहलू ये भी कहता है कि जो प्रीलिम्स जब चेक होता है तो प्रीलिम्स के पेपर कोई इंसान चेक नहीं करता, ना ही प्रीलिम्स में आपसे भाषा पूछी जाती है। प्रीलिम्स केवल और केवल OMR की परीक्षा है और कंप्यूटर से चेक होता है पेपर, यानी कि कंप्यूटर भाषा को नहीं समझता। और OMR में आपने केवल एक सर्कल को डार्क किया, वहाँ भाषा का मामला नहीं है। यानी कि आप यहाँ पर अपनी पसंद की भाषा को चुन करके जैसे भी आगे बढ़ रहे हैं वो केवल और केवल आपकी क्षमता देखी जा रही है। भाषा का यहाँ कोई भी बैरियर बीच में नहीं आ रहा है। चलिए, मैं आपसे अब एक सीधा सवाल पूछता हूँ। प्रशासन या शासन के स्तर पर ढांचा को में बिना बदलाव किए, ढांचा से मेरा मतलब बिना कुछ आप संस्थागत कोई काम ना किए, ना तो कोर्ट में वो भाषा हिंदी अपनाई या कोई दूसरी प्रमुख भाषा वहाँ पर इंग्लिश है, स्कूल बोर्ड कॉलेज के स्तर पर भी वही हाल है, हम जब शासन की लैंग्वेज की बात करते हैं तो वहाँ पर भी यही हाल है, सचिव स्तर पे बात करें तो वहाँ पर भी यही हाल है। वहाँ पहले बदलाव ना करके, ढांचागत बदलाव ना करके आप सीधे जनता से अपील कर रहे हैं कि आप ये त्यागिए। क्या ये तार्किक है? देखिए, बदलाव तो बहुत सारे किए गए, जैसे कि अभी हम लोग देख रहे हैं कि आजकल जो गवर्नमेंट ऑर्डर्स हैं वो हिंदी में आते हैं। आप हिंदी में पढ़ सकते हैं। बदलाव से मेरा यहाँ पर सीधा सीधा मतलब ये है कि करियर के लेवल पे देखें तो क्या वो करियर सुरक्षित नज़र आता है या करियर के अवसर दिखते हैं इसमें? देखिए, अब इस दौरान क्या है कि करियर तो बहुत सारे हैं हम लोग के पास में, डिपेंड ये भी करता है कि आपका करियर क्या है। आप करियर के आधार भाषा चुन सकते हैं। और दूसरा पहलू ये है कि हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि आप सारा काम एक ही भाषा में कीजिए। ट्री लैंग्वेज फॉर्मूला आपको 3 भाषाएं सिखा रहा है। जब आप 3 भाषाओं को यहाँ सीख ले रहे हैं, ज़रूरी ये भी नहीं है कि आप हर एक भाषा में पढ़ाई करें। गुलामी की मानसिकता का मतलब ये नहीं है कि आप पूरी तरह से त्याग ही दें। जैसे कि उन्होंने कहा भी था कि मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ,
बस मैं भारतीय भाषा को समर्थन कर रहा हूँ। अगर एक व्यक्ति 3 भाषाओं को सीखता है, जैसे कि अगर हम लोग अपना एग्जाम्पल लें, हम लोग हिंदी में बात करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग अंग्रेजी से अपरिचित हैं। ठीक वही पहलू यहाँ पर समझना है कि आप बेशक किसी एक भाषा को अपनाइए, लेकिन उसमें रूढ़िवादियाँ नहीं अपनानी है। अंग्रेजी को अपनाने का मतलब ये नहीं है कि केवल अंग्रेजी पे ही रहना है, क्योंकि लैंग्वेज जहाँ संस्कृति को लेकर चलते हैं वहाँ लैंग्वेज का मतलब है मोड ऑफ कम्युनिकेशन भी। आप अंग्रेजी के तुलना में चीज़ों को स्वीकार रहे हैं, पहले तो हम चाहते हैं कि अंग्रेजी तो बाहर ही निकले, उसका बाहर निकलना जरूरी है। और इस दौरान मेंटलिटी थोड़ी सी चेंज करने की ज़रूरत है। जहाँ एक व्यक्ति अगर हिंदी सीख रहा है तो वही व्यक्ति अंग्रेजी भी सीख रहा है, लेकिन क्या वह व्यक्ति अंग्रेजी की जगह पर तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ नहीं सीख सकता? अगर वहीं एक व्यक्ति जो तमिल सीख रहा है या फिर मलयालम सीख रहा है या फिर मराठी सीख रहा है, क्या वो हिंदी साथ में नहीं सीख सकता? हमें देश को एक करना है। यहाँ मैटर ये नहीं कर रहा कि आपके प्रायोरिटी लैंग्वेज क्या रखी हुई है। आप प्रायोरिटी लैंग्वेज अपनी रख सकते हैं, पर मोड ऑफ कम्युनिकेशन से जो हम देश को एक करने की बात कर रहे हैं वो आपके लिए हिंदी एज अ सेकेंडरी भी हो सकती है और प्राइमरी भी हो सकती है। और इवन जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं वो हिंदी वालों के लिए सेकेंडरी भी हो सकती है। अगर आप हिंदी पढ़ना चाहते हो तो आप सेकेंडरी अंग्रेजी पढ़ने की जगह दूसरे विकल्प अपना सकते हैं, अंग्रेजी को एक तीसरे विकल्प के रूप में अपना सकते हैं। ठीक है, मेरा सवाल सीधा है एकदम कि अंग्रेजी के अपनाने से हमें केवल नुकसान हुआ या उसका कुछ फ़ायदा भी हुआ? देखिए, अंग्रेज़ी को अपनाने से देखिए भाषा के देखिए अपने फ़ायदे पे नुकसान है। अंग्रेज़ी के पीछे जो बातें होती हैं उसके पीछे का दरअसल अर्थ ये है कि हम लोगों ने कहीं ना कहीं अपनी चीज़ों को सेकेंडरी कर दिया। अंग्रेज़ी को अपनाने या ना अपनाने में परेशान नहीं थी, पर हम लोगों ने जो भारत की जो संस्कृति है, जो भारत की विविधता है और जो भारत की पहचान है, हमने उसे सेकेंडरी कर दिया। अब भारत की पहचान क्या बनी है? अंग्रेज़ी ही स्वीकारी जा रही है। अंग्रेज़ी में संविधान लिखा जा रहा है, अंग्रेज़ी में कानून लिखे जा रहे हैं, अंग्रेज़ी में आदेश पारित किए जा रहे हैं, सारे काम अंग्रेज़ी में हो रहा है। देश कौन सा है? देश तो भारत है, हिंदुस्तान है। इस देश के अंदर अंग्रेज़ी औपनिवेशिक मानसिकता का प्रतीक है, क्योंकि ये भारत की मूल नहीं है, नेटिव नहीं है ये हमारी। ये तो बस दूसरे देश से आई और आकर के बस गई। लेकिन इस दौरान हम लोगों को वो पहलू समझने हैं जिनका जन्म भारत पे हुआ है, यहीं भारत में हुआ है, वो यहीं पे फली फूली, यहीं पे ही आगे बढ़ी और उनकी सभी चीज़ें यहीं पे ही विकसित हुई। और हम लोग क्या कर रहे हैं? हम दूसरे को इतना ज़्यादा अपना ले रहे हैं कि हम अपनी चीज़ों को छोड़ दे रहे हैं। और इवन इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूँ तो आप कभी भी अपने गली मोहल्ले में लोकली बाहर निकलिए, अंग्रेज़ी उसको भले ही कैसी भी आती हो, लेकिन जो भाषा के लिए वो लड़ रहा है या जो उसकी अपनी भाषा, कभी उससे पूछ के देखिए उसको पता ही नहीं है। कई बार ऐसा भी होता है कि जब मैं क्लास लेने जाता हूँ तो मेनली क्या होता है कि मैं हिंदी में पढ़ाता हूँ, तो हिंदी बैठ के बच्चे ही मुझसे ये वाली बात भी कहते हैं कि सर आपकी जो हिंदी है वो बहुत ज़्यादा शुद्ध हो जाती है और आपके जो शब्द आते हैं वो प्रॉपरली हिंदी में आते हैं और कई तो ऐसे शब्द होते हैं जो हमें समझ ही नहीं आते। इसका मतलब ये है कि भाषा के अंदर जो अभी डेप्थ है आपने वो ही अपने स्तर पर नहीं समझ ली है, अपनी चीज़ों को नहीं पकड़ पाए। और ये भी तो हो सकता है कि ये भी तो हो सकता है कि वो जो भाषा बोलता हो वहाँ हिंदी बोली ना जाती हो, इसलिए उसको ये लग रहा हो। जैसे कि अगर हम लोग बात करें मेनली उत्तर भारत को लेकर के, तो दिल्ली में हिंदी है, हरियाणा में भी हिंदी है, राजस्थान में भी हिंदी जैसे है, मैं अपना एग्जाम्पल प्रदेश में भी हिंदी है और मैं बिहार उत्तर प्रदेश का हूँ, हाथरस मेरा जिला है, वहाँ ब्रज भाषा बोली जाती है। तो ब्रज भाषा हिंदी मिक्स है, सब कुछ मिक्स है मतलब। तो वहाँ कई सारे ऐसे शब्द हैं जो हिंदी के नहीं हैं वहाँ पर, वो मेरे लिए एकदम अलग ही लेवल के लगेंगे, है ना। तो ये हो सकता है कि क्योंकि मेरी जो सारा कुछ था वो ब्रज में था। देखिए, ब्रज की दरअसल जो स्थिति है, ब्रज की अपनी कोई लिपि कौन सी है? देवनागरी है। ब्रज की लिपि देवनागरी है और एक्चुअल में हिंदी की लिपि भी देवनागरी है। हाँ, मतलब एक जो ब्रज के लिए कंसेप्ट है, जब हम हिंदी की तरफ जाते हैं तो हिंदी के मामले में जो ब्रज है वो उप कैटेगरी में आती है। और मेनली जो ब्रज का कंसेप्ट समझा जाता है बोली के रूप में समझा जाता है कि ब्रज जो है वो बोली है, लेकिन वो है हिंदी ही। तो है वो जो हिंदी और आना देवनागरी पे ही है। तो हम पहलुओं को छोड़ रहे हैं कहीं ना कहीं पे, वो जो देवनागरी वाला कंसेप्ट है वो बच रहा है। हालांकि हर एक क्षेत्र की अपनी कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं जो बोली में हमें, भाषा में हमें देखने समझने को मिलती है, लेकिन उस सब के बावजूद कहीं ना कहीं जो एक भाषा के तहत हमें शुद्ध रूप में जाना होता है वो नहीं होता। जैसे कि ये कुछ चीज़ें जो होती हैं वो यूपी में भी दिक्कत करती हैं, बिहार में भी दिक्कत करती है। हालांकि पश्चिम बंगाल की अपनी भाषा जो मेनली है वो तो बंगाली हो जाती है, लेकिन बिहार के अंदर कुछ बहुत सारी चीज़ें भाषा को लेकर के ऐसी हैं कि वो हिंदी का जो कोर है वो वहाँ तक नहीं लेके आ पाता सबको। और जिसी प्रकार से हम लोग जो स्थिति देखते हैं उत्तर प्रदेश में, वो भी जो भाषा के अंदर कोर आना था वो कोर नहीं आ पाता है। तो कोर सेक्टर के अंदर आना जो है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हम लोग कई बार भाषा को समझते हैं पर हम उसकी तहों को नहीं समझते हैं, हम लोग ऊपर ऊपर से समझते हैं। मैं इसका एक बड़ा दिलचस्प उदाहरण दे सकता हूँ। जो ये बात चल रही थी, मैं बार बार पूछ रहा हूँ कि करियर के अवसर और ये सब वो त्याग देता है,
क्योंकि वो मैंने किया था एक बार। मेरा जो कॉलेज की पढ़ाई थी सारी इंग्लिश में थी, बीटेक मैंने किया, तो 4 साल पूरी अंग्रेजी पढ़ी मैंने। अंग्रेजी में लिखना, अंग्रेजी में बोलना वाला सारा कुछ, सब कुछ ठीक ठाक था। मैंने 2-2.5 साल जॉब की, इंजीनियरिंग की। उसके बाद मेरा लिखने का शौक़ हो गया, मुझे कविताएं लिखता, गज़ल लिखता। तो उसके बाद मैंने एक मन में एक वो आता ना राष्ट्रवाद वाली भावना टाइप की, या कुछ यार मैं इंग्लिश क्यों थोप रहा हूँ अपने ऊपर, ये वो। तो मैंने इस हद तक उसे त्याग दिया इंग्लिश को कि मुझे उसका एक नो वर्ड भी नहीं बोलना था। तो मतलब जो अक्सर लोग कहते हैं ना टाइम क्या हुआ, मैं इसको समय कहता था, समय क्या हुआ। तो मेरे दोस्त भी कहते थे समय क्यों बोल रहा है, कालांतर पूछ। तो इस टाइप का मामला था। आज उसका मैं खामियाजा भुगतता हूँ कि मैंने पूरी तरह इंग्लिश त्याग दी, और फिर उसके बाद मैंने उसे कभी पढ़ने की कोशिश नहीं की। तो वो बैरियर मेरे आज करियर में दिखता है। तो इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जब करियर का जब रिस्क होता है तो फिर क्यों कोई माता पिता। एक्चुअल में देखिए, मैंने आपको ना अभी में मैंने वही बात कही है कि देखो, हमें इस दौरान कोई एक भाषा हम करियर के लिए भी चूज़ कर सकते हैं, परेशानी नहीं है। बट एक्चुअल में एक फैक्टर जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ वो है समझ का। हमारी समझ कहाँ तक है। देखिए, अब कई बार क्या होता है कि एक कुछ उदाहरण देता हूँ मैं आपको जहाँ पर आप रिलेट कर पाएंगे। जैसे कि भारत में कुछ ऐसी भाषाएं हैं जिन्हें समझने के लिए हमें बड़ा परेशान नहीं होना पड़ता। एक अच्छा एग्जाम्पल है इसके लिए पंजाबी का। पंजाबी की वैसे तो अपनी खुद की लिपि है, गुरुमुखी लिपि है, लेकिन अगर कोई इंसान आपके सामने पंजाबी बोल रहा हो तो आप उसको समझने में जटिलताएं नहीं आती है। हाँ। इवन पंजाबी को लेकर के जो एक चलन है दूसरे जगह पे, लोग कॉपी करते हैं और लोग खुद से बोलने के लिए उत्साहित रहते हैं। हाँ। जैसे कि ये हमारे घर में भी होता है, क्योंकि हमारी जो मौसी है वो लुधियाना में रहती हैं। तो जब कभी भी हम लोग का इंटरेक्शन होता है, मिलते हैं, तो हम खुद जो वर्ड्स होते हैं कुछ वर्ड्स कॉपी करने की कोशिश करते हैं। इवन हम गलत तक बोलते हैं, पर हम बोलते हैं क्योंकि मज़ा आता है उस भाषा को बोलने में। तो कई बार क्या होता है कि अगर हम बेसिक समय आती है, कुछ चीज़ें हमें पता है या वो भाषा में समझ आ रही है, तो फिर हम ट्राई करने में गड़बड़ाते नहीं है। कोशिश तो हम ज़रूर करते हैं, भले ही हम गलत जाएं उस जगह पर। और ये चलन बहुत सारे परिवारों में, बहुत सारी जगह है। और ये कई बार दोस्ती में, मित्रता में भी अगर कोई ऐसा मित्र होता है तो वहाँ पर भी बातें ऐसी होती रहती हैं और चर्चा चलती रहती है, क्योंकि वो मज़ा आता है। हरियाणा भी लोग जो हरियाणवी है, हालांकि हरियाणा में मतलब जो है हिंदी तो चलती है, लेकिन जो हरियाणवी टोन है लोग वो भी अपनाना पसंद करते हैं। कई बार जो लोग हैं वो भी चीज़ कर रहा है वे, अब तक तो सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी चलता है। तो ये चीज़ें भी चलती रहती है। तो हम लोग वही वाली बात आती है कि आप करियर के ऑप्शन के रूप में आप चूज़ कर सकते हैं। अब तो खैर करियर ऑप्शन भी बदले जा रहे हैं भारत के अंदर, वो चीज़ें भी बदलती आ रही हैं, नए रूप में आ रही हैं। आप हिंदी के अंदर चीज़ों को प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट डिपेंड अब यहाँ पर ये भी कर रहा है कि हमें समझ कितनी भाषाओं की है। एक व्यक्ति वो भी है जिसने 5 भाषाओं में समझ विकसित कर रखी है। एक हम वो भी हैं जो हम भारत की 2 भाषाओं को नहीं समझ पा रहे हैं। अगर हम अभी भी पहलुओं को समझे तो भारत की जो हमें ठीक से एक भाषा पढ़नी, बोलनी, लिखनी अगर आती है तो वो हिंदी है। ठीक वही पैटर्न दक्षिण भारत वाला को रखा है कि दूसरी किसी भाषा में नहीं जाना है, भारत की किसी दूसरी भाषा में नहीं जाना, भले ही अंग्रेजी में चले जाओ। और वो कहते हैं कि हम एक अपनी भाषा में कोई लिखेंगे, पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो वो अपनी भाषा को लेकर के जो हम लोग की स्थिति है, खुद को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज करना, अपनी चीज़ों को ऊपर रखना, तो वो हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेंटलिटी चेंज करनी है। हम बेशक अपनी भाषा को रखें, मना नहीं है। आप तमिल को रखिए, आप तेलुगु को रखिए, आप मलयालम रखिए, आप मराठी रखिए। एक समझ की भाषा के रूप में आप दूसरी भाषा को अपना सकते हैं, जिससे कि आप जब कभी दूसरी जगह पे जाओ तो कम्युनिकेट करने में परेशानी ना हो। वही काम हम कर रहे हैं कॉम्बिनेशन में इंग्लिश को लेकर के। मैं अगर दक्षिण भारत जा रहा हूँ तो मैं कम्युनिकेट करने के लिए अंग्रेजी बोल रहा हूँ। मैं अगर नॉर्थ ईस्ट इंडिया जा रहा हूँ तो कम्युनिकेट करने के लिए अंग्रेजी बोल रहा हूँ। मैं उसी जगह पर कम्युनिकेट करने के लिए क्यों भारतीय भाषा को नहीं अपना सक रहा हूँ? वो जो भारतीय भाषाओं का एकीकरण केवल और केवल बोलचाल में होना चाहिए, संवाद में होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। अगला सवाल मेरा ये है कि मोदी जी ने कहा था कि ऐसा कोई देश नहीं देखा मैंने जो अपनी भाषा का अनादर करता हो। वो बार बार जो है चीन और दक्षिण कोरिया और जापान का उदाहरण दिया। तो जब ये बार बार उदाहरण दिया जा रहा है तो क्या उनकी परिस्थितियाँ हमारी जैसी थी उन देशों की? क्या उन्होंने कभी अपनी भाषा को हीन भावना से नहीं देखा? देखिए, इन्होंने जैसे कि अभी दुनिया में क्या स्थिति है कि अंग्रेजी का जो खास चलन है वो औपनिवेशिक देशों में, जो लोग अंग्रेजों के औपनिवेश रहे उन्होंने अपने आप अंग्रेजी को रखा। कुछ देश ऐसे भी हैं जिन्होंने इस मानसिकता को तोड़ा, उन्होंने अपनी भाषा को प्राथमिकता पर रखा। हालांकि भारत के पास भाषाओं की विविधताएं हैं, लेकिन फिर भी एक बड़ा प्रश्न यही है कि क्यों अंग्रेजी ही एक कर रही है। हम लोग भारतीय भाषाओं से भी तो एक हो सकते हैं, वो एक कौन करेगा? कई बार लोगों को चिंता जो है दरअसल भाषाओं को ना अपनाने की, लोगों को ये लगता है कि हम अगर दूसरी भाषाओं को अपनाएंगे तो ये आक्रामक हो जाएगी और हमारी खुद की जो संस्कृति है, जो परंपरा है, जो भाषा है, वो लुप्त हो जाएगी। लेकिन अब वही काम तो हम अंग्रेजी के साथ भी तो कर रहे हैं। हम अंग्रेजी को इतना अधिक अपना ले रहे हैं कि वो चीज़ें जो हैं जीवन में चल रही हैं। लेकिन फिर बातें वही हैं कि आप वो काम भारत की भाषा नहीं कर सकते हो। वो काम को करने के लिए अंग्रेजी भाषा ठीक लग रही है। वही काम अगर आपको मौका मिल रहा है कि आप भारतीय भाषा करें तो कर सकते हैं, विकल्प अच्छा है।
और भारत में चीज़ें होंगी, लेकिन हम उस सबके बावजूद क्यों अंग्रेजी भाषा पे झुक रहे हैं या अंग्रेजी भाषा चल रहे हैं, वो थोड़ा गड़बड़ वाले पहलू हैं। और मेन मुद्दा ये है कि अंग्रेजी को लेकर के चीज़ें हैं, आप भारतीय भाषा में किसी को भी अपना सकते हैं, वहाँ परेशानी नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन ये बनता है मेरा सीधा, हो सकता है आप कह सकते हैं ये पॉलिटिकल क्वेश्चन है। ये जो प्रॉब्लम है, क्या ये मास लेवल की प्रॉब्लम है या एक ये पॉलिटिकल फ्रेमिंग है, या मैं कहूँ पॉलिटिकल नैरेटिव है? ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि बार बार जब इस तरीके की बातें बोली जा रही हैं, भाषण दिए जा रहे हैं, तो उसमें बार बार कटघरे में कांग्रेस पार्टी को खड़ा किया जा रहा है। तो इसलिए मैं सवाल पूछ रहा हूँ कि मास लेवल प्रॉब्लम है क्या पॉलिटिकल नैरेटिव है? राजनीतिक वाद विवाद तो चलते रहते हैं, एक अलग पहलू है, लेकिन फिर भी एक जो हम लोग कमी महसूस करते हैं वो हम कमी महसूस कर ही रहे हैं। हम लोग भाषा के मामले में किसी एक भारतीय भाषा से नहीं बंध रहे हैं, वो कमी है हम लोग को, और हमें इस कमी को सुधारना पड़ेगा। उत्तर भारत दक्षिण भारत से अलग है और ये भाषाओं के आधार पर बट रहा है। ज़रूरी है कि यहाँ पर कोई एक ऐसी भाषा है जो पूरे भारत को एक ही सूत्र में पिरो दे, उसका हमें अलग होने की ज़रूरत ना पड़े। और ये काम कोई भी एक भारतीय भाषा कर सकती है। आप किसी भी दो भारतीय भाषाओं को अगर अपना करके आगे बढ़ते हैं तो भी हम चीज़ों को आगे ले जा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि ये काम अंग्रेजी ही करे। क्यों अंग्रेजी? मतलब वही मौका हम अंग्रेजी को दे क्यों रहे हैं? यही तो काम हम लोग भारत की भाषा भी कर सकते हैं। चलिए, एक अंतिम सवाल, क्या ये सही समय है दिशा बदलने का? देखिए, परिस्थितियाँ काफ़ी समय से बदलती हुई आ रही हैं और इस समय प्रयास किए जा सकते हैं तो लगभग 10 साल में हम बहुत कुछ आगे देख पाएंगे, चीज़ें बदल पाएंगी। और अब वो जो एक बार हम लोगों ने शुरुआत में सोचा था कि 15 साल में अंग्रेज़ी को छोड़ देंगे, वो उस समय की परिस्थितियाँ अलग थी। लेकिन आज तो भारत बहुत बदल चुका है। आज हम लोग डिजिटलाइज भी हो चुके हैं। आज भाषाओं के लिए बैरियर नहीं, आप कोई भी व्यक्ति किसी भाषा को समझ सकता है और हम किसी भी भारतीय भाषा को समझ सकते हैं। तो बैरियर्स तो खत्म किए गए हैं भाषा को लेकर के। चीज़ें बदलना चाहे तो बदल सकती हैं और 10 साल में बहुत कुछ बदल सकता है। ठीक है, आप यूपीएससी के जो छात्र हैं और जो सामान्य आदमी के लिए निष्कर्ष के तौर पर क्या कहेंगे आप इसके मामले में? बिल्कुल, निष्कर्ष एक ज़रूरी बात। देखिए, निष्कर्ष वही है कि सरकार की नीति गलत नहीं है और 3 भाषाएं हम पहले से भी स्वीकारते आ रहे हैं। डिपेंड करता है कि अब भाषाओं को स्वीकार किस रूप में रहें। अभी भी भारत के लोग अंग्रेजी को मोड ऑफ कम्युनिकेशन और मोड ऑफ करियर के रूप में स्वीकार रहे हैं, लेकिन वो स्थानीय भाषाओं को प्रायोरिटी दे रहे हैं। अब यही मेंटलिटी तोड़नी है और यही मेंटलिटी बदलनी है कि आप किसी एक भाषा को एज अ करियर ऑप्शन रखिए, लेकिन आपको 3 भाषाओं का विकल्प मिल रहा है, उसमें आप 2 भारत की भाषाओं को तो स्थान दीजिए। अगर आप अंग्रेजी में आगे बढ़ना चाहते हो तो विकल्प है, हालांकि धीरे धीरे इसको भी इरेडिकेट किया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद आप किसी 2 भारत की भाषा को लेकर चल सकते हैं और वो भाषाएं भारत को एक करने में मदद करेंगी। जहां हम लोग कहीं ना कहीं देश के सूत्रीकरण में भारतीय भाषा की भूमिका की कमी महसूस करते हैं, क्योंकि अलग अलग जगह पर अलग अलग कारणों से हुआ, हम उसको बदल सकते हैं। तो ज़रूरी ये है कि आप अपनी भाषा को रखिए, लेकिन हम फिर भी एक दूसरी भाषा को अगर अपनी जगह पर प्राथमिकता बहुत अधिक ना भी देना चाहें तो भी हम इस रूप में स्वीकार सकते हैं कि वो भाषा हमें मोड ऑफ कम्युनिकेशन में मदद करेगी। और वही काम हम लोग अंग्रेजी को लेकर के सोचते हैं। अगर आप जा रहे हैं उत्तर भारत से दक्षिण भारत तो कम्युनिकेशन इंग्लिश में कर रहे हैं, दक्षिण भारत का उत्तरी भारत में आकर के कम्युनिकेशन अंग्रेजी भाषा में ही कर रहा है। हमें वो जो मोड ऑफ कम्युनिकेशन है वो विदेशी भाषा में चल रहा है, उसको हिंदी भाषा में लेके आना। इसके अलावा हिंदी भाषा में इतने अवसर उपलब्ध कराने हैं, हालांकि सरकार प्रयास कर रही है, पर चीज़ें धीरे धीरे हो रही हैं। आने वाले समय में जब रोजगार के सारे अवसर भी अंग्रेजी भाषा से बदल कर हिंदी भाषा में मिलेंगे या स्थानीय भाषा में मिलेंगे तो लोगों को और अच्छा अवसर मिलेगा। हालांकि इसके लिए आलोचनाएं हैं, लेकिन ये चीज़ें धीरे धीरे बदलेंगी, क्योंकि रोम वाजंट बिल्ड इन अ डे। तो इसीलिए बिल्कुल वही स्थिति है कि धीरे धीरे चीज़ें होंगी और होंगी, ज़रूर होंगी। और हम लोग जो भारत की अपनी वास्तविक पहचान है, और वो पहचान हमारी स्थानीय भाषाएं हैं, हमारी अपनी संस्कृति है, हमारा पहनावा है, हमारे रीति रिवाज है, हम पूरी तरह से भारतीय होंगे। जब हम पूरी तरह से भारतीय होंगे तब देश भारत होगा, और तब जाकर के हमें स्थिति और रिप्रेजेंट करने में चीज़ों को अच्छा लगेगा कि हाँ, क्या स्थिति बदल रही है। अभी हम लोग देखते हैं कि हमारे लीडर्स भी करते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी चाहे भले ही किसी भी देश में किसी भी समिट में खड़े हों, लेकिन पहनते कुर्ता पजामा ही है। वो दिखाते हैं कि हाँ, बेशक आप कितने सूट बूट वाले हो, लेकिन हाँ, मैं भारतीय संस्कृति को लेकर साथ चल रहा हूँ। तो हमें भी अपनी चीज़ों पर गर्व करना है। और हिंदी बोलने के लिए यहाँ कोई अपमानित या शर्म की स्थिति नहीं है, गर्व का पहलू है, क्योंकि हिंदी हमारी भाषा है, हिंदी भारत की नेटिव है। और ज़रूरी नहीं कि हिंदी, अगर आपकी अपनी भाषा कुछ और भी है तो आप उसको अपनाइए अंग्रेज़ी की जगह पर। अंग्रेज़ी को आप सेकेंडरी बनाइए, अपनी भाषा को प्रायोरिटी दीजिए और उन्हीं चीज़ों को आगे लेके चलिए। फिर देखिए, भारत वास्तविक भारत बनेगा और हमारा अपना भारत बनेगा, और जो औपनिवेशिक चीज़ें हैं वो हटेंगी देश से और बेड़ियाँ खुलते खुलते चीज़ें सुव्यवस्थित हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अंत में यही कि भाषा कोई भी सही, आप उसे अपने उद्देश्य के अनुसार अपनाइए, और लेकिन इसमें यह भी ध्यान रखना है कि इस बीच जो आपके संस्कार हैं, आपकी संस्कृतियां हैं, उनको हीन भावना से ना देखें। उसकी कुछ कमियां हैं, उनको त्याग करके बाकी अच्छाइयों को बनाए रखिए, अपनी जड़ों से जुड़े रखिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।